हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पाइन मेडिकोस। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे, स्टॉप कर दे। तो चलिए देखते हैं। एंजाइम इनहिबिटर इज अ सब्सटेंस विच बाइंड्स विद द एंजाइम एंड ब्रिंग्स अबाउट अ डिक्रीज इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ दैट एंजाइम। एंजाइम इनहिबिटर ऐसे सब्सटेंस है जो एंजाइम के साथ बाइंड करके उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। द इनहिबिटर मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर। अब ये इनहिबिटर नेचर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकते हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन एंजाइम इनहिबिशन कैसे होती है? क्योंकि ये इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर बाइंड कर लेता है। ओके, एंजाइम की एक्टिव साइट पर आके एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं हो पाता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी या कैटालिटिक एक्टिविटी हो नहीं पाती है। आगे पढ़ने से पहले आप इसको जान लीजिए कि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिसमें एक्टिव साइट के अलावा भी कुछ अलग साइट प्रेजेंट होती हैं। उन अलग साइट्स को क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। और ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ओके, देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन प्रोसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: रिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन और थर्ड कैटेगरी एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो अब हम इन तीनों कैटेगरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम इनहिबिशन की फर्स्ट कैटेगरी है रिवर्सिबल इनहिबिशन। इसके वर्ड से ही क्लियर है कि ये इनहिबिशन रिवर्स हो सकता है। ओके, तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। द इनहिबिटर बाइंड्स नॉन कोवेलेंटली विद एंजाइम एंड द एंजाइम इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड इफ द इनहिबिटर इज रिमूव्ड। रिवर्सिबल इनहिबिशन में इनहिबिटर एंजाइम के साथ नॉन कोवेलेंटली बाइंडिंग करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। लेकिन ये इनहिबिशन रिवर्स भी हो सकती है इनहिबिटर को रिमूव करके। ओके, द रिवर्सिबल इनहिबिशन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। रिवर्सिबल इनहिबिशन को इन 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नंबर 2 नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नंबर 3 अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। अब हम इनको भी डिस्कस करते हैं। तो रिवर्सिबल इनहिबिशन का पहला सब डिवीजन है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है? द इनहिबिटर विच क्लोजली रिजेंबल्स द रियल सबस्ट्रेट इज रिगार्डेड एज द सबस्ट्रेट एनालॉग। ऐसे इनहिबिटर जो बिल्कुल रियल सबस्ट्रेट की तरह होते हैं या उनकी तरह स्ट्रक्चरली होते हैं, उन्हें सबस्ट्रेट एनालॉग बोलते हैं। द इनहिबिटर competes with the substrate and binds at the active site of the enzyme। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है? सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपस में कॉम्पीट करते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए। क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में सिमिलरिटीज होती हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलरिटीज होती हैं, इसीलिए इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड कर लेता है और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे एंजाइम में इनहिबिशन आ जाती है और वो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है। द इनहिबिशन कुड बी ओवरकम बाय अ हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अगर हाई कर दिया जाए तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिमूव हो सकता है। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द Km वैल्यू इंक्रीजेज एंड Vmax रिमेन्स अनचेंज्ड। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जबकि मैक्सिमम वेलोसिटी या Vmax नॉर्मल रहती है, मतलब अनचेंज्ड रहती है। अब ये Km वैल्यू क्या है? Km का मतलब होता है मिकेलियस कांस्टेंट। Km वैल्यू क्या मेजर करती है? Km वैल्यू एंजाइम की एफिनिटी मेजर करती है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को आप इस ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि इसमें कैसे Km वैल्यू इंक्रीज होती है और Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी अनचेंज रहती है। ये ब्लू लाइन शो कर रही है नॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी को और ये रेड लाइन शो कर रही है इनहिबिटर एक्टिविटी को।
कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में मैक्सिमम वेलोसिटी तो अनचेंज रहेगी, जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख रहे हैं कि दोनों में मैक्सिमम वेलोसिटी तो रीच हो रही है, लेकिन के एम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं के एम की वैल्यू इंक्रीज है, लेकिन ये के एम की वैल्यू इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि एंजाइम और इनिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, जिससे एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर पाते हैं और के एम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें के एम की वैल्यू तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी अनचेंज रहती है, मतलब कि नॉर्मल रहती है। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जांपल है ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज, जो कि एक एंजाइम है। ये ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज सबस्ट्रेट हाइपोजेंथिन ज़ैंथिन के साथ बाइंड करके यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। अब ये यूरिक एसिड की बॉडी में ज़्यादा फॉर्मेशन होने की वजह से गाउट डिजीज़ हो जाती है, जिसे हिंदी में गठिया रोग भी बोलते हैं। जोड़ों में बीमारी हो जाती है, मतलब सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन प्रोसेस के थ्रू ये इनिबिटर एलोप्यूरिनोल क्या करता है, इस ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ बाइंड कर लेता है और यूरिक एसिड की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, जिससे गाउट डिजीज में थोड़ा सा कंट्रोल आता है। ओके, तो ये एलोप्यूरिनोल एक ड्रग है जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की तरह एक्ट करता है। रिवर्सिबल इनिबिशन का सेकंड डिवीजन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अब इसमें क्या होता है? द इनहिबिटर बाइंड्स एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑन दिस एंजाइम सरफेस। दिस बाइंडिंग इम्पेयर्स द एंजाइम फंक्शन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि ये इनिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं होता है, जबकि ये एंजाइम की अदर साइट पर बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इम्पेयर हो जाती है। द इनिबिटर हैज़ नो स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस विद द सबस्ट्रेट। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनिबिटर सबस्ट्रेट से स्ट्रक्चरली अलग होता है, इसमें सिमिलरिटीज नहीं होती हैं। द इनिबिटर बाइंड्स विद द एंजाइम एज वेल एज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ये इनिबिटर फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड हो सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों ही केसेस में कोई भी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन द Km वैल्यू इज अनचेंज्ड वाइल Vmax इज लोवर्ड। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km की वैल्यू तो नॉर्मल होती है, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का, क्योंकि इसमें Km की वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी वेरी कर जाती है या डिक्रीज हो जाती है। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो जाती है? क्योंकि ये इनिबिटर एंजाइम के साथ भी बाइंड कर लेता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड कर लेता है, इसीलिए मैक्सिमम वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। आप इसके एग्जाम्पल को देखिए। इसका एग्जाम्पल है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसे LDH भी बोलते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है? ये लैक्टेट जो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, उसके साथ बाइंड करके पायरुवेट प्रोडक्ट बना लेता है। ये पायरुवेट ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल में जाकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिल सके। लेकिन ये इनिबिटर ऑक्जेमिक एसिड, जिसे ऑक्जेमेट भी बोलते हैं, ये इस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन प्रोसेस के थ्रू बाइंड कर लेता है और एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनिबिट कर देता है। थर्ड सब डिवीजन है रिवर्सिबल इनिबिशन का अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अब इसमें क्या होता है? इन अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन द इनहिबिटर बाइंड्स डायरेक्टली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बट नॉट टू द फ्री एंजाइम। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनहिबिटर फ्री एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करता, जबकि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे
कैटालिटिक कोई भी रिएक्शन हो नहीं पाती है। इन अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन द बोथ Km वैल्यू एंड Vmax इज डिक्रीजेस। अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन में Km वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है और मैक्सिमम वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन का। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है और फिर प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन में क्या हो रहा है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये इनिबिटर इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के साथ बाइंड कर लेता है और कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है या इनिबिट कर देता है। लेकिन क्योंकि हम रिवर्सिबल इनिबिशन पढ़ रहे हैं, तो अगर ये इनिबिटर रिमूव हुआ तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी नॉर्मल फिर से चलने लगेगी। तो ये थे रिवर्सिबल इनिबिशन। एंजाइम इनिबिशन की दूसरी कैटेगरी है इरिवर्सिबल इनिबिशन। इरिवर्सिबल वर्ड से ही क्लियर है कि इसमें जो भी रिएक्शन होगी या इनिबिशन होगी वो रिवर्स नहीं हो सकती है। ओके, द इनिबिटर्स बाइंड कोवेलेंटली विद द एंजाइम्स एंड इनएक्टिवेट देम विच इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इनिबिशन में ये इनिबिटर एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बाइंड कर लेते हैं। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड कर लेते हैं और इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं जो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती है। ओके, द इनिबिटर्स आर यूजुअली टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पॉइजन एंजाइम्स। इरिवर्सिबल इनिबिशन टाइप के इनिबिटर्स एंजाइम्स पर टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं जिससे वो एंजाइम्स हमेशा के लिए इनिबिट हो जाते हैं। इरिवर्सिबल इनिबिशन के एग्जाम्पल को देखिए, जो कि एक क्लासिकल और हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है DFP, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफोस्फेट। ये एक इनिबिटर है जो ऐसे एंजाइम पर एक्ट करता है जिसके एक्टिव साइट पर सीरीन एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऐसे एंजाइम का एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलाइन एंट्रेज। ओके, ये एसिटाइल कोलाइन एंट्रेज एंजाइम ह्यूमंस नर्वस सिस्टम में नर्व कंडक्शन या नर्व इम्पल्स को पास करने में हेल्प करता है। लेकिन ये DFP इसी एंजाइम को इरिवर्सिबल इनिबिशन के थ्रू इनिबिट कर देता है। ओके, जिससे क्या होता है कि ह्यूमंस में पैरालिसिस हो जाती है। पैरालिसिस क्यों होती है? क्योंकि नर्व कंडक्शन या नर्व इम्पल्सिस पूरी बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स में पहुंच नहीं पाते हैं और बॉडी में पैरालिसिस हो जाती है। इसीलिए जर्मन्स ने इस इनिबिटर, इस गैस को यूज किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इरिवर्सिबल इनिबिशन का एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है डाइसल्फिरम। डाइसल्फिरम एक ड्रग्स है जो एल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट में यूज होती है। मतलब ऐसे पर्सन जिन्हें एल्कोहल कंज्यूम करने की ज़्यादा लत होती है उनके लिए यूज होती है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि बॉडी में एल्कोहल डाइजेस्ट कैसे होता है। एल्कोहल दो एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट होता है। पहला एंजाइम है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एसिटल्डिहाइड में, और दूसरा एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, जो एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड में। अब ये एसिटिक एसिड बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है जितना एसिटल्डिहाइड और एल्कोहल है। अब ये डाइसल्फिरम ड्रग्स क्या करते हैं, ये इसी एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे उस ह्यूमन में एसिटल्डिहाइड एक्युमुलेट हो जाता है और एसिटल्डिहाइड बॉडी के लिए हार्मफुल है, जिससे उस पेशेंट में जिसे डाइसल्फिरम ड्रग से ट्रीट किया जा रहा है उसमें वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन ये सब होते हैं, जिससे वो एल्कोहल कंज्यूम करने से बचता है। तो इरिवर्सिबल इनिबिशन का ये एक एडवांस्ड फॉर्म जिसे सुसाइड इनिबिशन कहते हैं उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सुसाइड इनिबिशन इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इरिवर्सिबल इनिबिशन। सुसाइड इनिबिशन इरिवर्सिबल इनिबिशन का ही एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। इन सुसाइड इनिबिशन द ओरिजिनल इनिबिटर इज कन्वर्टेड टू अ मोर पोटेंट, मोर पावरफुल फॉर्म बाय द सेम एंजाइम दैट ought टू बी इनिबिटेड। सुसाइड इनिबिशन में क्या होता है, जो ओरिजिनल इनिबिटर
एंजाइम पर एक्ट कर रहा होता है उसे इनहिबिट करने के लिए, तो वो एंजाइम उसी इनहिबिटर को और पावरफुल इनहिबिटर में कन्वर्ट कर देता है, तो इसे ही सुसाइड इनहिबिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एलोपेरिनोल जो ड्रग गाउट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है, तो ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जिस पर ये एलोपेरिनोल एक्ट करती है, ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इस एलोपेरिनोल को और पावरफुल इनहिबिटर एलोजेंथीन में कन्वर्ट कर देता है, जो इस एलोपेरिनोल ड्रग से भी ज़्यादा पावरफुल है इस ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए। तो यही है सुसाइड इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन की थर्ड कैटेगरी है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इसमें क्या होता है देखिए, सर्टेन सब्सटेंसेस रेफर्ड टू एज एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स और इफेक्टर्स बाइंड एट द एलोस्टेरिक साइट एंड रेगुलेट द एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, उन्हें एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स कहते हैं। ओके, द नॉन कोवलेंट रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ द इफेक्टर मॉलिक्यूल एट द एलोस्टेरिक साइट ब्रिंग्स अबाउट द कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम लीडिंग टू द इनहिबिशन और एक्टिवेशन ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी। मान लीजिए ये एक एलोस्टेरिक इफेक्टर या मॉड्यूलेटर्स है, तो ये मॉड्यूलेटर या इफेक्टर एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड कर लेते हैं नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। इस बाइंडिंग से क्या होता है कि इस एंजाइम के एक्टिव साइट पर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाती हैं। ओके, इसके एक्टिव साइट पर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, जिससे एंजाइम अपनी एक्टिविटी कर नहीं पाता है, एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स या इफेक्टर्स एंजाइम पर इफेक्ट करते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम्स एग्जिस्ट इन टू कॉन्फॉर्मेशनल स्टेट्स। अब ये एलोस्टेरिक एंजाइम दो टाइप के कॉन्फॉर्मेशनल स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। वो दो क्या है, टी स्टेट या टेंस स्टेट, और दूसरा आर स्टेट या रिलैक्स्ड स्टेट। अब एलोस्टेरिक एंजाइम की ये दो स्टेट डिपेंड करती हैं इस मॉड्यूलेटर इफेक्टर पर। अगर ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है एंजाइम पर, तो एंजाइम आर स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसकी कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर होती है वो रिलैक्स्ड होती है, क्योंकि जो मॉड्यूलेटर्स पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं वो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। जिसमें एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी सपोर्ट होगी तो वह एंजाइम रिलैक्स्ड फॉर्म में होगा। लेकिन अगर वही मॉड्यूलेटर नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे तो वही एंजाइम टी स्टेट में होगा, मतलब टेंस स्टेट में होगा, और वो एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। तो ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन एक टाइप से एंजाइमेटिक रेगुलेशन की तरह भी एक्ट करता है, और ये टी और स्टेट हमेशा एक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे। तो चलिए एंजाइम इनहिबिशन के लास्ट टॉपिक फीडबैक रेगुलेशन को समझते हैं, जो कि एलोस्टेरिक इनहिबिशन का ही एक एडवांस फॉर्म है। मतलब इसमें एंजाइम कैसे रेगुलेट करता है वो हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनहिबिटिंग द फर्स्ट स्टेप बाय द फाइनल प्रोडक्ट इन अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इज रेफर्ड टू एज फीडबैक रेगुलेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस में फाइनल प्रोडक्ट उसी एंजाइमेटिक रिएक्शन के पहले स्टेप को इनहिबिट कर दे, तो वो प्रोसेस कहलाती है फीडबैक रेगुलेशन। अब इस एंजाइमेटिक रिएक्शन में ये ए है इनिशियल सबस्ट्रेट, ये बी सी डी इंटरमीडिएट्स हैं, और ई एंड प्रोडक्ट है, और ये E1 से लेकर E4 चार डिफरेंट एंजाइम है जो कैटालिटिक एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। कार्ब एमाइल फॉस्फेट एस्पिरेट ट्रांस कार्बो अमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इस कैटालिटिक एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। फिर सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू एक एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है CTP साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक टाइप का प्रिमिडिन है। ओके, तो फीडबैक रेगुलेशन के थ्रू होता क्या है, जब ये CTP की एक्युमुलेशन जो कि एक एंड प्रोडक्ट है, इसकी एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो फीडबैक रेगुलेशन के थ्रू, फीडबैक कंट्रोल के थ्रू ये CTP क्या करता है, इसके फर्स्ट स्टेप को इनहिबिट कर देता है। और ये फर्स्ट स्टेप
कौन सा एंजाइम करवा रहा होता है? एस्पिरेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। ये सीटीपी उसी को इनहिबिट कर देता है, जिससे ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस स्टॉप हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज ऑफन कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन सिंस इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एंड प्रोडक्ट विल रिजल्ट इन इट्स डिक्रीज्ड सिंथेसिस। तो ये जो हमने एग्जाम्पल में फीडबैक कंट्रोल को समझा, जिसमें एंड प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप को ही इनहिबिट कर रहा है, तो इस टाइप के रेगुलेशन को नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन बोलते हैं। ओके, तो यही है एंजाइम इनहिबिशन। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।